अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 229 मेंटल असाइलम में मुलाकात। अगली सुबह लैला कुछ देर से उठी थी। उसने उठने के साथ ही जैसे ही घड़ी देखी तो 8:30 बज रहे थे। मारिया ने उसके उठने की आहट सुनी तो उसके कमरे में आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, उठ गई आप? नींद पूरी हुई ना? लैला ने खिड़की से पर्दे हटाते मारिया को कुछ नाराजगी से देखते हुए कहा, इतनी देर हो गई मेरे सोते हुए मारिया, आपको उठाना चाहिए था ना मुझे, आज मुझे कहीं जाना भी था। तब मारिया ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, एक दिन तो मिलता है हफ्ते में, कम से कम आप एक दिन तो चैन से नींद लें, वरना पूरे हफ्ते यूं ही भागदौड़ लगी रहती है। कहते हुए वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। अभी वो फ्रेश होकर निकली ही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाते हुए हेलो कहा तो उधर से सुधांशु की आवाज उभरी, हेलो लैला मैम, सोहन वहां पहुंचा है क्या? लैला ने जवाब दिया, नहीं, सोहन भैया तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे सुधांशु जी। वैसे आने वाले तो थे यहाँ पर, क्यों, कोई खास बात है क्या? सुधांशु ने जवाब दिया, नहीं, वो दरअसल आज उसे मेरे साथ कहीं जाना था। मैंने उसके कमरे पर कॉल किया तो पता चला वो निकल चुका है। अब यहाँ नहीं पहुंचा तो मुझे लगा कि शायद आपके यहाँ गया होगा, इसीलिए मैंने पूछने के लिए फोन किया था। सुधांशु ने बताकर कॉल रखा तो जैसे लैला को भी याद आया, उसने जल्दी से वापस से रिसीवर उठाते हुए कहा, असाइलम जाने के लिए तो मुझे सुजॉय साहब लेने आएंगे। मैंने सोहन भैया को अभी मना भी नहीं किया, मैं उन्हें फोन करके आने से मना कर देती हूँ। कहते हुए उसने सोहन के दिए हुए नंबर पर कॉल करने के लिए नंबर डायल किया ही था कि डोरबेल की आवाज आई। उसने फोन वापस रखते हुए दरवाजा खोला तो सामने सोहन खड़ा था। लैला ने अफसोस करते हुए कहा, ओ सोहन भैया, आप पहुंच भी गए। अरे मैं भी आपको कॉल ही करने वाली थी कि मेरा प्लान कुछ चेंज हो गया है। ये सुनते ही सोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने जल्दी से कहा, अरे थैंक यू लैला मैम, आज मुझे भी किसी जरूरी काम से कहीं जाना था, लेकिन आपने बुला लिया तो फिर मैं आपको मना भी नहीं कर सका। लैला ने सुना तो कुछ नाराजगी से बोली, अगर ऐसा रहा करे तो आप मुझे कह सकते हैं ना सोहन भैया, मैं एडजस्ट कर लूंगी उस दिन। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई के रहते अगर बहन को किसी बात के लिए एडजस्ट करना पड़े तो वो भाई के लिए धिक्कार की बात होगी लैला मैम। उसकी बात सुनकर लैला ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन बहन का भी तो फर्ज बनता है ना कि भाई के लिए आसानियां रखे, उनकी मुश्किलें ना बढ़ाए। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी मारिया ने आते हुए कहा, अरे अब आप दोनों का भाई बहन वाला लड़ाई खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लें। मारिया की बात सुनते ही दोनों हंस पड़े। फिर लैला ने सोहन को सुधांशु के फोन के बारे में बताया तो सोहन ने कहा, मैं सुधांशु साहब को यहीं से कॉल कर देता हूँ कि मैं अभी के अभी उनके पास आ रहा हूँ। लैला ने हाँ में सिर हिलाते हुए फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ प्लीज कर लीजिए ना। और फिर वो मारिया के साथ किचन में चली आई। उधर सुजॉय जैसे ही घर से निकलने को हुआ, जेनी ने उसे टोकते हुए कहा, आज छुट्टी के दिन इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो सुजॉय? सुजॉय ने तेज तेज चलते हुए अपने कदम एकदम से रोक दिए और उसकी तरफ पलटते हुए बोला, तुम्हें मैंने कल ही एक बात कही थी, शायद तुम्हें याद नहीं है, इसीलिए एक बार फिर से दोहराता हूँ, मुझे मेरे कामों के लिए किसी भी तरह की रोक टोक पसंद नहीं। लेकिन जेनी ने उसका गुस्सा नजरअंदाज करते हुए फ्लर्ट भरे अंदाज में कहा, शादी के बाद भी मेरी रोक टोक पसंद नहीं करोगे? फिर तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर्स की रोक टोक को न मानने वाले लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। सुजॉय ने उस पर एक सख्त नजर डाली और बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स जेनी। कहकर वो तेजी से अपनी कार की तरफ चला गया। जेनी गुस्से से फुफकारती हुई उसे जाता हुआ देखती रही। तभी पीछे से लतिका जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, उसे इस तरह नहीं जीता जा सकता जेनी। जेनी चौंक कर पीछे पलटी तो लतिका जी को देखकर तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि मैं उसे ऐसे तो क्या किसी भी तरह से नहीं जीत सकती लतिका आंटी। उसकी बात सुनकर लतिका जी ने एक प्यार भरी झिड़की देते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते बेटा, तुम्हें शायद पता ना हो
लेकिन अपने टाइम में मैंने भी अजीत के साथ ऐसे ही कश्मकश वाली जिंदगी जी है, मगर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और देख लो, आज ये मैंशन, ये बिजनेस और साथ के साथ अजीत भी मेरे हैं। जेनी इस बार उनकी बातें खूब गौर से सुन रही थी। आज पहली बार लतिका जी उससे इम्प्रेसिव लग रही थी। उसने जल्दी से कहा, क्या वाकई? लेकिन आपने ये सब कैसे किया आंटी? तब लतिका जी के चेहरे पर एक घमंड सा बिखर गया। उन्होंने अपने पास्ट को याद करते हुए कहा, सिर्फ एक चीज अपना कर, और वो है पेशेंस। बस थोड़ा सब्र रखो और ऑब्जर्व करो कि उसे क्या क्या पसंद है। वो सवाल करना पसंद नहीं करता तो मत करो उससे सवाल, बस उसके आसपास रहने और उसका ख्याल रखने की कोशिश करो। फिर मैं भी देखूंगी कि वो तुम्हें कैसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये सुनकर जेनी ने कुछ मुरझाए हुए लहजे में कहा, लेकिन आंटी यही एक चीज है जो मुझसे नहीं होती। लतिका जी ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम मेरी परछाई सी लगती हो। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन फिर मैंने सब कुछ हासिल करने के लिए खुद को बदला। इसीलिए अगर मनचाहा रिजल्ट चाहिए ना तुम्हें, तो तुम्हें भी बदलना होगा। लतिका जी की बातें सुनकर जेनी को काफी राहत महसूस हो रही थी, वरना वो यहाँ कल से आने के बाद अब तक काफी डिस्टर्ब्ड महसूस कर रही थी। सुजॉय के ड्राई रवैये ने जैसे उसे अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। लैला भी तैयार होकर बैठी ही थी कि तभी सुजॉय आ पहुंचा। मारिया को जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर लैला जब दरवाजे के पास खड़ी थी, तो मारिया ने नजर भरकर उन दोनों को देखा और मन ही मन में बोली, दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है। ओ गॉड, तूने जब इतना सब कर ही दिया है तो अब ये भी कर दे कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाएं। लैला ने उसे इस तरह घूरते हुए देखा तो हंसते हुए बाय बोलकर सुजॉय के साथ नीचे उतर गई। पार्किंग में लगी सुजॉय की कार में बैठते हुए लैला ने सुजॉय का मूड भांपना चाहा। घर से निकलते वक्त जेनी की कही बातों ने अब तक उसके चेहरे को सख्ती दे रखी थी। उसकी नजर अपने चेहरे पर महसूस करके सुजॉय ने उसकी तरफ देखा। लैला का इस तरह उसे देखना एक अजीब सा एहसास दे गया था उसको, लेकिन उसने जल्द ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए स्टीयरिंग संभाला और लैला से पूछा, चले? लैला ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी तो सुजॉय ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ दूर तक यूं ही खामोशी से जाने के बाद अचानक से सुजॉय को कुछ शरारत सी सूझी। उसने कहा, वैसे तुमने इतनी मेहनत करके मुझे जेनी से दूर रखने की कोशिश की, उसके लिए तुम्हें थैंक यू तो बनता है, लेकिन पता है तुम नाकामयाब तो फिर भी हो गई। लैला ने उसकी बात न समझने वाले अंदाज में उसे देखते हुए पूछा, मैं कुछ समझी नहीं। तब सुजॉय ने ड्राइव करते हुए कहा, जेनी मैंशन में रहने के लिए आ गई है। क्या? लैला ने चौंकते हुए पूछा तो उसने लतिका जी की शर्त के बारे में उसे बताया तो वो खामोश सी हो गई। कुछ देर ठहर कर सुजॉय ने पूछा, वैसे मैं शादी वाले दिन से एक ही बात के बारे में सोचे जा रहा हूँ कि आखिर तुम्हें उस पर शक हुआ कैसे? तब लैला ने उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने वाली बात बताई और वो बात सुनकर सुजॉय जैसे शॉक सा रह गया। अगर वाकई जेनी ने ऐसा कुछ कहा है तो ये बहुत बुरी बात है। जिस बच्चे को आधार बनाकर वो मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती है, उस बच्चे से उसको कोई लगाव ही नहीं है, और मैं अब पागलों की तरह उसका ख्याल रखने के लिए इंतजाम कर रहा हूँ। सुजॉय को इतना गुस्सा करते हुए देखकर लैला ने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि इस बात को गुस्सा करके नहीं बल्कि शांत रहकर ही हैंडल किया जा सकता है। लैला ने उसे समझाते हुए कहा तो सुजॉय ने भी उसकी बात समझते हुए कहा, मुझे लगता है अब इस जेनी को उसी के स्टाइल में जवाब देना जरूरी हो गया है। मैं भी देखता हूँ कि अगर वो ये नाटक कर रही है तो इसे कितना लंबा खींचती है और इस नाटक का दी एंड कैसे होता है। इस वक्त सुजॉय के चेहरे पर छाई हुई सख्ती से लैला ने अंदाजा लगा लिया था कि वो अभी कितने गुस्से में है। दोनों अभी बातें करते हुए असाइलम पहुंच चुके थे। लैला ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, पिछली बार माई मुझे काफी देर के बाद पहचान पाई थी, पता नहीं इस बार कैसे रिएक्ट करेंगी। सुजॉय ने कार लॉक करते हुए उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें बुरा लगा था? दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लैला ने धीरे से जवाब दिया, सच कहूं ना तो हाँ, माई को ऐसे पहचानने से इनकार करना
काफी तकलीफदेह तो था, मगर ये सोचकर फिर अच्छा भी लगा कि अगर उनके अच्छे होने की यही कीमत है तो यही सही। इसीलिए फिर अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बुरा लगना बंद हो गया। कहते हुए लैला ने जैसे ही मेन डोर खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, ऐसे ही उसका पैर एक थोड़े बड़े पत्थर पर पड़ा और वो एकदम से लड़खड़ा सी गई। ऐन वक्त पर अगर सुजॉय ने उसे न संभाला होता तो वो अभी तक नीचे जमीन पर पड़ी होती। सुजॉय ने उसे एकदम से पकड़कर खींचते हुए गिरने से बचाया तो वो इस कोशिश में सुजॉय के सीने से आ लगी। लंबे घुंघराले बाल सुजॉय के चेहरे को छूते हुए वापस लैला की पीठ पर जा पहुंचे थे, मगर अब भी कुछ बाल सुजॉय के कंधे पर बिखरे हुए थे। लैला इन सब के बीच पूरी तरह से ब्लश करने लगी थी। मनपसंद शख्स के इतने करीब होना उसकी धड़कनों को तेज कर चुका था। उसकी सांसों के साथ साथ उसके सीने में मची हलचल से सुजॉय का वजूद भी अछूता नहीं था। कुछ पलों के लिए दोनों ये भूल चुके थे कि वो दोनों अभी कहाँ हैं। लेकिन कुछ ही पलों में अंदर असाइलम से आती आहट ने जैसे दोनों को ही होश की दुनिया में लापटका। लैला तेजी से उससे अलग होते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो मेरा पैर। लेकिन सुजॉय ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, कितनी दफा सॉरी कहोगी? ऐसा लगता है जैसे यूं लड़खड़ा के गिरना तुमने अपना पैशन बना लिया है। अब चलो अंदर। कहकर उसे लिए हुए असाइलम की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। इधर चाय की टपरी पर इंतजार करते हुए सोहन और सुधांशु दोनों काफी बेचैन हो रहे थे। सुधांशु ने एक सिगरेट सुलगाकर झुंझुलाते हुए कहा, पियून ने कहा था कि वो लोग आएंगे तो हमें खबर करने आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। अरे अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं पूरा दिन इंतजार करने के बाद वो आकर कहेगा कि आज भी वो लोग नहीं आ रहे। तब सोहन ने मायूसी भरे लहजे में कहा, और उनके बारे में पता लगाने के चक्कर में आप मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं सुधांशु साहब। सुधांशु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे बस थोड़ी देर देख लेते हैं, वरना तुम चले जाना। मैंने स्टोरी के लिए इतनी मेहनत की है, अब ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है ना मेरे लिए, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता। थोड़ा फेवर समझकर थोड़ी देर और सब्र कर ले भाई। सुधांशु के लहजे में रिक्वेस्ट थी। तब सोहन ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हैं साहिब, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अभी मैं आपके लिए इतना सा भी सहन नहीं कर सकता क्या? मैं रुका हूं, आने देते हैं उन्हें, तभी अंदर जाऊंगा मैं। कहकर दोनों फिर से इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि तभी असाइलम से भागता हुआ पियून उनकी तरफ आया और जल्दी से बोला, अरे वो लोग आगे साहब। ये सुनते ही सुधांशु ने एकदम से अपने होठों में फंसी सिगरेट की आखिरी कश जोर से खींची और सिगरेट बुझाकर तेजी से सोहन को साथ लिए हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। लैला और सुजॉय विजिटर्स रजिस्टर में एंट्री करके माई के आने का इंतजार कर रहे थे। सिस्टर रीटा जब उन्हें लेकर वापस हॉल में आई तो लैला और सुजॉय दोनों ने ही उठकर उन्हें नमस्ते किया। माई के चेहरे पर गजब का सुकून था। उन्होंने उन दोनों को देखा और फिर सिस्टर रीटा की तरफ देखते हुए कहा, इनके चेहरे जाने पहचाने से तो लग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ सिस्टर। उन्हें पिछली बार की तरह इस बार भी लैला को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। सिस्टर रीटा कुछ कहती उससे पहले ही सुजॉय ने कहा, अरे मैं सोहन हूँ माई, और ये आपकी बहू। अपने लिए सुजॉय के रेफरेंस से बहू शब्द सुनकर लैला हमेशा की तरह कुछ छेंच सी गई थी, लेकिन इस बार माई ने सुनते ही कुछ चौंक कर कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो बेटा, मेरे सोहन की उम्र तुमसे ज्यादा होगी और ये लड़की तो शादीशुदा भी नहीं लग रही है। कहते हुए उन्होंने लैला को एक नजर देखा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सुधांशु ने एकदम से आकर कहा, तो फाइनली हमें माई की मसीहा मिल ही गई। ये सुनते ही सुजॉय और लैला के साथ साथ सिस्टर रीटा और माई ने भी पलट कर देखा। क्या यहाँ तक आ चुके सुधांशु को पता चल जाएगा लैला के अतीत का राज भी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।